वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल यूनिवर्सिटी विट्स। आज का जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है इंग्लिश लिटरेचर के लिहाज से वो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। इसको हमने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। कंटेंट में सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ नॉर्मन्स, इनका बैकग्राउंड क्या था। देन सेकंड वन इज़ नॉर्मन कंक्वेस्ट कि नॉर्मन की जब नॉर्मन्स ने जब फतह किया इंग्लैंड तो उसके बाद क्या होता है। चेंजेस इन इंग्लैंड आफ्टर नॉर्मन कंक्वेस्ट, नॉर्मन की कंक्वेस्ट के बाद इंग्लैंड के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो कौन कौन सी थी। चेंजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, अब जब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को इन्वेड कर लिया, इन्वेजन हो जाती है, कंक्वेस्ट हो जाती है, देन व्हाट हैपन्स आफ्टर देयर कंक्वेस्ट in English language. And the last one is literature of Anglo-Normans period. So the first one is background of Normans. अब Normans का background देख लेते हैं कि असल में Normans थे कौन। On the northern coast of France, directly across from England, is a district around about 75 miles back from the Channel called Normandy. अब फ्रांस का जो नदरन कोस्ट है, जो शुमाली साहिली इलाका है, जो कि डायरेक्टली अक्रॉस है इंग्लैंड के, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो कि इंग्लैंड से 75 माइल्स पे है। उस डिस्ट्रिक्ट को नॉर्मंडी कहते हैं। अब इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है चैनल। एक्चुअली ये इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक ओशन की एक आर्म है जो कि डिटैच करती है, सेपरेट करती है सदर्न इंग्लैंड को नॉर्दर्न फ्रांस से। ये एक स्ट्रेट हम कह सकते हैं, एक पानी जो है वो खुश्की के अंदर आया हुआ है जो कि इंग्लैंड को फ्रांस से डिटैच करता है। इसको हम गूगल पे भी अगर सर्च करें तो इसको इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। किंग विलियम जो कि नॉर्मन था, द कंकरर डिफीटेड द एंग्लो सैक्सन किंग हैरोल्ड एट द बैटल ऑफ हैस्टिंग 1066 एंड कंकर्ड इंग्लैंड। अब होता ये है, किंग विलियम जो कि एक नॉर्मन किंग होता है, कंकर, वो डिफीट करता है एंग्लो सैक्सन किंग हैरोल्ड को बैटल ऑफ हैस्टिंग में, जो कि बैटल होती है 1066 में, और फिर इंग्लैंड को वो फतह कर लेता है। नॉर्मन्स कंक्वेस्ट ब्रॉट इनॉर्मस चेंजेस इन इंग्लैंड लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। अब जो नॉर्मन्स की कंक्वेस्ट है, उनकी जो फतह है, इससे बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ चेंजेस, क्olossal अमाउंट ऑफ चेंजेस जो है वो इंग्लैंड में आती हैं, इंग्लैंड के लिटरेचर में आती हैं और वहाँ की लिंग्विस्टिक्स में आती हैं। अब नॉर्मन कंक्वेस्ट असल में थी क्या, इसका बैकग्राउंड क्या था वो देखते हैं। In 1066, when Edward the Confessor died, England was again faced with the choice of successor. अब एडवर्ड जो है 1066 में, जो कि इंग्लैंड का किंग होता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब उसके बाद किसी दूसरे को तो नॉमिनेट होना होता है, किसी दूसरे को किंग बनना होता है। एडवर्ड हैड डिवाइडेड इंग्लैंड इनटू अ फ्यू लार्ज डिस्ट्रिक्ट्स ईच अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पावरफुल अर्ल। अर्ल कहते हैं नवाब को। अब अपनी वफ़ात से पहले, अपने इंतकाल से पहले एडवर्ड ने क्या किया होता है, इंग्लैंड को कुछ बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया होता है और हर डिस्ट्रिक्ट के का जो है एक बड़ा सरबराह वहाँ का नवाब होता है। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ दोज नोबल्स वर गॉडविन अर्ल ऑफ द वेस्ट सेक्सन अर्लडम। अब उसमें जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, जिसकी ज़्यादा चलती है, जिसकी बात मानी जाती है, वो वेस्ट सेक्सन अर्लडम का एक अर्ल होता है जिसका नाम होता है गॉडविन। अब होता क्या है कि जब एडवर्ड की डेथ हो जाती है तो गॉडविन क्या करता है, अपने बेटे हैरोल्ड को किंग बना देता है। द डे आफ्टर एडवर्ड्स डेथ, हैरोल्ड द सन ऑफ गॉडविन वॉज इलेक्टेड किंग। अब जब वो किंग बन जाता है तो इसका किंग के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता, लेकिन एडवर्ड जो इससे पहले किंग होता है, हैरोल्ड से पहले, उसका एक कज़न है विलियम्स जो कि नॉर्मंडी में होता है, तो वो जो है किंग बनना चाहता है। विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी एट दैट टाइम वाज अ सेकंड कज़न ऑफ द लेट किंग एडवर्ड। अब नॉर्मंडी का जो किंग था, ड्यूक था, शहज़ादा था विलियम, वो एडवर्ड का लेट कज़न, सेकंड कज़न होता है। When Harold did not consider William's order, only by force could William hope to obtain the crown.
अब विलियम जो है वो एंग्लो सैक्सन जब डेथ हो जाती है एडवर्ड की, तो वहाँ का शहज़ादा बनना चाहता है, लेकिन वहाँ पे गुडविन जो है अपनी मर्ज़ी से अपने बेटे को किंग बना देता है, हैरल्ड को। तो जब विलियम की बात नहीं मानी जाती, उसका ऑर्डर जो है हैरल्ड नहीं मानता, तो फिर बाय फोर्स जो है विलियम हैरल्ड से वो क्राउन ले लेता है, जो कि 1066 में जो जंग होती है बैटल ऑफ हैस्टिंग, जिसकी वजह से फर्स्ट विलियम लैंडेड ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड विद अ फॉर्मिडेबल फोर्स। अब वो जो साउथ कोस्ट होती है, जनूबी कोस्ट होती है इंग्लैंड की, वहाँ पर लैंड करता है फॉर्मिडेबल फोर्स। फॉर्मिडेबल कहते हैं होलनाक, रौबदार किस्म की, फियरफुल कह सकते हैं, ऑफुल कह सकते हैं, ड्रेडफुल कह सकते हैं, हॉरिफिक कह सकते हैं, टेरिफिक कह सकते हैं। हिज लैंडिंग वॉज अनअपोज्ड, उसकी जो वहाँ पे साहिल पे वो जब आके उतरता है तो उसको रोकथाम उसकी नहीं होती। हैरल्ड वॉज ऑक्युपाइड इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड मीटिंग एन इन्वेजन with King of Norway, another claimant to the throne। अब होता ये है कि इस दौरान जब विलियम लैंड करता है साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड पे, तो हैरल्ड जो है इससे पहले एक और जंग का सामना होता है उसको, एक और क्लेमेंट होता है, एक और बंदा होता है जो जो यहाँ का किंग बनना चाहता है। तो हैरल्ड जो है उस जंग में जीत जाता है। हैरल्ड हार्डली ट्राइव द बैटल, तो वो जंग हैरल्ड जो है वो जीत जाता है। असल में वो जंग किसके साथ होती है? वो नॉर्वे के किंग के साथ होती है। Harold reached a point between the Norman host and London. He drew up his forces on a broad hill at Sandlake, not far from Hastings, and awaited William's attack। तो एक हिल होती है सैनलेक की, जहाँ पर वो अपनी फोर्सेस को ड्रू अप करता है, और वहाँ पर जो कि करीब ही है हैस्टिंग के हैरल्ड, तो वहाँ पे विलियम के अटैक का वो इंतज़ार करता है। बैटल बिगेन अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इंग्लिशमैन फॉट ब्रेवली टिल आफ्टरनून एंड देन नॉर्मन्स अटैक्ड वेरी डेंजरसली। अब बैटल जो है वो जारी रहती है सुबह से शाम तक, और नॉर्मन्स जो है उनका टेक जो है वो डेंजरस होता है, बड़ा रौबदार होता है, खौफनाक होता है। हैरल्ड आल्सो अ पार्ट ऑफ द फाइट, हैरल्ड भी इस जंग में शामिल होता है। वॉज किल्ड ड्यूरिंग द बैटल, तो इस जंग के अंदर वो मारा जाता है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ही वॉज pierced इन द आई बाय अ नॉर्मन एरो। तो उधर एक ट्रेडिशन होती है कि उसकी आंख को दागा जाता है एक एरो के साथ। टू ऑफ हैरल्ड्स ब्रदर हैड ऑलरेडी डाइड, तो वहाँ पर हैरल्ड तो मरते ही मरते हैं, उसके दो भाई भी मारे जाते हैं। विलियम हैड वन द बैटल ऑफ हैस्टिंग एंड एलिमिनेटेड हिज राइवल्स, राइवल्स कहते हैं दुश्मनों को। तो विलियम्स जो है वो ये जंग जीत जाता है और अपने दुश्मनों को एलिमिनेट कर देता है, ख़त्म कर देता है, सफ़र हस्ती से मिटा देता है, इरेडिकेट कर देता है, एनाइलेट कर देता है। ऑन क्रिसमस डे 1066 विलियम वॉज क्राउंड किंग ऑफ इंग्लैंड। तो जब वो जंग जीत जाता है तो क्रिसमस डे 1066, इट वुड बी मे बी 25 ऑफ दिसंबर, तो उसको क्राउन जो है वो किंग ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। अब जब वो किंग बन जाता है, नॉर्मल जब किंग बन जाते हैं विलियम, तो उसके बाद चेंजेस क्या होती हैं इंग्लैंड के अंदर। द नॉर्मल कंक्वेस्ट ब्रॉट चेंजेस इन लिटरेचर एज वेल एज पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। लिटरेचर में तो तब्दीलियाँ होती ही होती हैं, अदब में होती ही होती हैं, इसके साथ साथ पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है, जो सियासी हिस्ट्री है इंग्लैंड की, उसमें भी चेंजेस आती हैं। The Anglo-Saxon authors were then as suddenly and permanently displaced। अचानक से और हमेशा के लिए जो एंग्लो सैक्सन के जो राइटर्स होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, वहाँ के जो लिखने वाले होते हैं, लिखारी होते हैं, उनको डिस्प्लेस किया जाता है, उनको हटाया जाता है। मैनी ऑफ द इंग्लैंड हायर क्लास हैड बिन किल्ड ऑन द फील्ड एट हैस्टिंग्स। अब जो इंग्लैंड की हायर क्लास होती है वो पहले ही जंग में मारी जाती है। दोज हु एस्केप्ड वर ट्रीटेड एज ट्रेडर्स, जो बच जाते हैं, जो भाग जाते हैं, उनको गद्दार या रेबल्स कहा जाता है। नॉर्मन्स प्रेलेट्स वर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑल इम्पोर्टेंट पोजीशंस इन द चर्च। अब एक चीज़ होती है चर्च के अंदर, पादरी को कई नाम दिए जाते हैं उसके ओहदे के मुताबिक। प्रीस्ट भी होता है, फादर भी होता है, क्लर्जी मैन भी होता है। तो यहाँ पे जो एक वर्ड यूज़ हुआ है प्रेलेट्स, प्रेलेट्स कहते हैं सीनियर क्लर्जी को। वहाँ पे जो सीनियर क्लर्जी होता है उसको प्रेलेट्स कहा जाता है। तो नॉर्मन्स क्या करते हैं, जो सीनियर क्लर्जी मैन होते हैं, प्रेलेट्स होते हैं, उनको इंग्लैंड के सारे चर्चेज़ में तैनात कर देते हैं। फॉर 200 ईयर्स आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट,
नॉर्मन की फतह के बाद 200 साल तक फ्रेंच रिमेन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी इंटरकोर्स अमंग द अपर क्लासेस इन इंग्लैंड। तो जो आम ज़बान होती है अपर क्लासेस की, नॉर्मन की कंक्वेस्ट के 2 साल के बाद 2 साल तक फ्रेंच ज़बान जो है वो वहाँ की ज़बान रहती है। फ्रेंच वाज यूज बाय अपर क्लास। अब जो अपर क्लास होती है, एक्लीसियास्टिक क्लास होती है, एलीट क्लास होती है, वो फ्रेंच को यूज़ करती है। इंग्लिश वाज यूज बाय लोअर क्लास, जो आम लोग होते हैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। Norman introduced a foreign type of literature in English in England। इंग्लैंड में एक फॉरेन टाइप ऑफ लिटरेचर इंट्रोड्यूस किया जाता है और फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो चर्च में और मोनास्ट्रीज में यूज़ की जाती है। फ्रेंच लैंग्वेज वाज यूज्ड इन चर्च एंड मोनास्ट्रीज। चेंजेस इन इंग्लिश लिटरेचर। अब इंग्लिश लिटरेचर में क्या चेंजेस होती हैं? After Norman conquest, literature read and written by Englishmen was completely transformed as the sentiments and taste of English rules Normans। अब नॉर्मन की कंक्वेस्ट के बाद वो सारे का सारा लिटरेचर इंग्लिशमैन का वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होता है इंग्लिश रूल्स जो कि नॉर्मन्स बनाते हैं उनके टेस्ट के मुताबिक, उनके सेंटिमेंट्स, उनके ख्यालात के मुताबिक। नॉर्मन imported scholars to revive knowledge, chronicles to record मेमोरेबल इवेंट्स। अब नॉर्मन क्या करते हैं, स्कॉलर्स भी अपने साथ लाते हैं ताकि वो नॉलेज को रीवाइव कर सकें, रीइनोवेट कर सकें। क्रॉनिकल्स जो उनकी एक स्टेप वाइज जो है उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी जो स्टोरीज़ हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो उनके पास हो मेमोरेबल इवेंट्स का। दिस पीरियड इज़ आल्सो मार्क्ड बाय डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। अब इससे पहले एंग्लो सेक्सन में जो पोइट्री थी, कैडमन की, सेना वुल्फ की, अल्फ्रेड किंग की, वो सारी की सारी डिसअपीयर हो जाती है। द मिडल इंग्लिश पीरियड वाज मार्क्ड बाय मोमेंटस चेंजेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसके अंदर मोमेंटस किस्म की इंग्लिश लैंग्वेज में चेंजेस होती हैं। चेंजेस मोर एक्सटेंसिव एंड फंडामेंटल देन दोज दैट हैव टेकन प्लेस एट एनी टाइम और सिंस। अब इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, एरा के अंदर, ईपॉक के अंदर, रेन के अंदर, इस किंगडम के ड्यूरेशन के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो एवर सीन होती हैं इंग्लिश के ड्यूरेशन में। मतलब बहुत एक्सटेंसिव किस्म की, बुनियादी किस्म की, बेसिक किस्म की चेंजेस इंग्लिश लिटरेचर में की जाती हैं एंग्लो नॉर्मन्स के दौरान। इंग्लिश लैंग्वेज हैविंग बिन थ्रोन इनटू द बैकग्राउंड। अब इंग्लिश लैंग्वेज को अहमियत नहीं दी जाती। इंग्लिश वाज यूज बाय लोअर क्लास। अब जाहिर सी बात है जो लैंग्वेज अपर क्लास यूज़ करेगी उसकी ये अहमियत होगी, और अपर क्लास जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज जो है यूज़ करती, तो इसलिए इंग्लिश को अहमियत नहीं दी जाती थी। कुछ चेंजेस जो आई ग्रामर में वो क्या आती हैं, वो डिके ऑफ इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स जो है इसको हम लिंग्विस्टिक्स के उसमें इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स के नाम से कह सकते हैं। INGESS डिफरेंट इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स हैं, वो कम हो जाती हैं। नाउन में चेंजेस आती हैं। तीसरा है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बिकेम वीक वर्ब्स। जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं वो वीक वर्ब बन जाते हैं। लॉस ऑफ ग्रामेटिकल जेंडर, मतलब ग्रामेटिकल जेंडर जो एक ख़ास तरतीब है ग्रामर की यूज़ करने की, उसमें लॉस हो जाता है। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंच वर्ड इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर कई हज़ारों वर्ड जो है फ्रेंच के वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इन चेंजिंग फ्राम फ्रेंच टू इंग्लिश दे ट्रांसफॉर्म मच ऑफ देयर गवर्नमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी। अब उनकी जो इंतज़ामिया की और हुकूमत की जो वोकेबलरी है वो फ्रेंच से इंग्लिश में कई ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसफॉर्म होती है। देयर ecclesiastical, लीगल एंड मिलिट्री टर्म्स, देयर familiar words of fashion, food and social life, the vocabulary of art, learning and medicine। ये सारी चीज़ें ecclesiastical vocabulary, ecclesiastical मीन elite क्लास, जो अपर क्लास से रिलेटेड वर्ड्स हैं, मिलिट्री की जो टर्म्स हैं, फैशन से, फूड से, सोशल आम लाइफ जो है उससे, आर्ट की जो वोकेबलरी है, लर्निंग और मेडिसिन की जो वोकेबलरी है, इन सब में चेंजेस आती हैं। एग्जाम्पल नीचे दी गई हैं। गवर्नमेंट में चेंजिंग, टैक्स, क्राउन, प्रूफ, प्रिजन, बेल, वारंट, जज, नेवी, एनिमी, फैशन, ड्रेस, फ्रॉक एट्सट्रा। इन सब चीज़ों में जो है वो इंग्लिश ग्रामर के चेंज आती है ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब जो इस पीरियड के दरमियान जो इम्पॉर्टेंट लिटरेचर था वो क्या था? पहली चीज़ थी द रोमांसेस। अब अपेरेंटली रोमांस का जो मीनिंग है वो क्वाइट डिफरेंट है। लव से रिलेट किया जाता है इसको।
बट इन केस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। ये हम कह सकते हैं किंग्स की कहानियों को कहते हैं, वॉर्स को कहते हैं, जिसमें स्टोरीज़ जो हैं किंग आर्थर की, ट्रॉय की, अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो स्टोरीज़ हैं उनको रोमांसेस कहा जाता है इन द सेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट वाज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर। एंग्लो नॉर्मन में ये पॉपुलर फॉर्म थी। दीज आर नोटेबल फॉर देयर स्टोरीज नॉट देयर पोइट्री। अब ये एक नोटवर्दी लाइन है कि ये जो रोमांसेस थे ये अपनी स्टोरीज से जाने जाते थे, ना कि पोइट्री। मीन्स कि सब्जेक्ट मैटर क्या लिखा हुआ है दे डोंट बॉदर। सब्जेक्ट मैनर जो है, जो स्टोरी जो बयान की गई है वो उसकी अहमियत होती थी। कैंटरबरी टेल्स जो कि वर्क है जेफरी चौसा का। दीज रोमांसेस वर बॉर्डर्ड फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। अब ये जो रोमांसेस थी ये फ्रेंच और लैटिन से ली गई थी। दीज रोमांसेस डील विद द स्टोरीज ऑफ किंग आर्थर। इसमें किंग आर्थर की स्टोरीज थी, वॉर ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय की स्टोरीज थी, एंड द अलेक्जेंडर द ग्रेट, और अलेक्जेंडर ग्रेट की स्टोरीज थी। नो लिटरेरी प्रोडक्शन ऑफ मिडिल इंग्लिश आर सो क्रिटिस्टिक और ऑफ हाई वैल्यू। अच्छा, मिडिल इंग्लिश में इसको मिडिल एज भी कहा जाता है, मिडीवल एजेस भी कहा जाता है। इसमें कोई इतनी ख़ास किस्म की या हाई वैल्यू की कोई प्रोडक्शन नहीं होती लिटरेरी। नन सो प्रीनियरली ऑलवेज लिविंग अट्रैक्टिव। प्रीनियरली का मतलब होता है ऑलवेज लिविंग, जो हमेशा से चलती आ रही है, जो एवर लास्टिंग हो, जो परपिचुअल हो। तो इस तरह की कोई अट्रैक्टिव चीज़ इसके अंदर नहीं होती। मॉरलिटी प्लेस सेकंड चीज़ जो मशहूर थी, जो प्रोमिनेंट थी, जो एमिनेंट थी एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, वो थी मॉरलिटी प्लेस। इन दिस फॉर्म ऑफ ड्रामा यूनिफॉर्म थीम इज़ द स्ट्रगल बिटवीन द पावर्स ऑफ गुड एंड इवल। अब मॉरलिटी जो प्लेस थे, प्लेस सिंपली आप इंग्लिश में ड्रामा को कहते हैं। ये वो ड्रामाज हुआ करते थे जिनमें गुड और इवल, अच्छाई और बुराई के दरमियान स्ट्रगल होती थी, फाइट होती थी, वॉर होती थी। द पर्सोनेज फेमस पीपल वर एब्स्ट्रैक्ट वर्चूज or vices, each acting and speaking in accordance with his name, and the plot was built upon the contrasts and influence on human nature. Personage जो थे वो फेमस पीपल हुआ करते थे, उनमें एब्स्ट्रैक्ट वर्चूज़, किसी को सिफ़ात दी जाती थी, किसी को वाइसेस दी जाती थी, किसी को बुराइयाँ दी जाती थी। तो वो प्लॉट के मुताबिक बोले जाते थे, जो कि इन्फ्लुएंस करते थे ह्यूमन नेचर को। एलेगरी इज़ द मार्क ऑफ मोरालिटी प्लेस। अब मोरालिटी प्लेस में एलेगरी कहते हैं डबल मीनिंग को। मीन्स कि अपेरेंटली तो वो कुछ और बात की जाती है, लेकिन इन डेप्थ में जब हम उस चीज़ के जाते हैं, उस सेंटेंस के, उस ड्रामा के, उस प्ले के जाते हैं, तो हमारे पास एक और मीनिंग आता है, दैट इज़ एलेगरी। नॉट बट लास्ट बट नॉट लीस्ट द मैरिकल प्लेस। अब उसके बाद मैरिकल प्लेस भी प्रोमिनेंट थे। दिस प्लेस बिकेम वेरी पॉपुलर फ्रॉम द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बाइबल स्टोरी। बाइबल की स्टोरीज से सीन बाय सीन कैरी टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। अब इन मैरिकल प्लेस के अंदर बिब्लिकल स्टोरीज, ईसा अलैहिस्सलाम की, जीसस क्राइस्ट की जो स्टोरीज़ हैं वो डील की जाती हैं। दिस ड्रामा डेवलप टू अ साइकिल ऑफ सैक्रेड हिस्ट्री। इट इज़, ये एक मुकद्दस किस्म की हिस्ट्री जो है उसके साइकिल में डेवलप होती है। बिगिनिंग विद द क्रिएशन ऑफ मैन, जहाँ से एडम और ईव का पैदाइश होती है, हिज फॉल, उनका जो गिरना होता है, द बैनिशमेंट फ्रॉम द गार्डन ऑफ द एडन, जब उन्हें जन्नत से ज़मीन पे लाया जाता है, एंड मैटर्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट्स एंड लाइफ ऑफ क्राइस्ट। और फिर जो पुराने मुसव्वदे हैं उनका जो मैटर है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मैटर लाइफ है, वो मैरिकल प्लेस में डिस्कस की जाती है। दिस काइंड ऑफ ड्रामा इज़ कॉल्ड मैरिकल प्लेस। सो इट वाज ऑल अबाउट एंग्लो नॉर्मन्स। शुरू में हमने उसका बैकग्राउंड, फिर उनकी कंक्वेस्ट, और कंक्वेस्ट के बाद जो चेंजेस होती हैं इंग्लैंड में, फिर जो इंग्लिश लिटरेचर में चेंजेस होती हैं, और जो उस टाइम के जो मेजर जॉनर्स थे, मेजर काइंड्स थी जिनमें काम किया जाता था, रोमांसेस, प्ले, morality plays and marital plays. Now if you have any sort of questions, you may ask in the comment section without any hesitation. Thank you.